राम राम भाई सारो ना। ठीक है, वेलकम टू द विन एकेडमी बच्चों। आज हम करेंगे अपनी रिवीजन कौन से चैप्टर की? पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक, तो रिटायरमेंट और डेथ के रिगार्डिंग अभी हमने एक बात कही थी कि जो रिटायरमेंट है वो उसकी मर्जी से होती है, लेकिन डेथ उसकी मर्जी से नहीं होती है। ठीक है, लेकिन दोनों ही केसेस में जो पार्टनर है वो क्या करता है? फर्म को छोड़ के जा रहा होता है। तो अभी तक बच्चों उसने जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अपनी कैपिटल वगैरह लगाई थी, उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट उसका बना होगा वो सब फिर वो बाद में लेगा। ठीक है, तो रिटायरमेंट के टाइम पर तो उसी को ही मिल जाएगा क्योंकि वो अभी बेचारा जिंदा है। लेकिन डेथ के टाइम पर वो तो रहा नहीं, लेकिन जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा देन उसको हम जो है सारी चीजें हैंड ओवर कर देते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम बनाएंगे उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। उस पार्टनर का एग्जीक्यूटर होगा वो। क्लियर? तो इस तरीके से ये सब कुछ रहेगा। एंड मेनली ये जो उसका सब कुछ हम पे करने के रिगार्डिंग निकालेंगे ना, सारा लम सम जो पेमेंट बनेगी, तो जरूरी नहीं है कि वो एट द सेम टाइम पूरा का पूरा पेमेंट करेगी फर्म, धीरे धीरे भी कर सकती है। जब तक नहीं करती तब तक के लिए जो उसका पेंडिंग अमाउंट होगा ना वो उसका लोन में वो डाल देती है। ठीक है, एंड लोन पे इंटरेस्ट वगैरह भी कई बारी देते रहते हैं फिर। तो लोन की सेटलमेंट वाला भी जो मेन पार्ट है हमारा इस चैप्टर के अंदर, वो भी बहुत मेन है एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो पहले तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आता है इसके अंदर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा भाई बच्चों, यहाँ पर जब भी रिटायरमेंट की बात होगी तो तुम्हें निकालना पड़ेगा क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, क्योंकि अब जो एक तरीके से उनका जो अग्रीमेंट था ना पार्टनर्स का आपस में, वो नया बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक तरीके से हम वो एक चीज और देखते हैं क्या, एक होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और एक होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये क्या, एक होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यानी कि यहाँ पर पार्टनरशिप जो कि एक अग्रीमेंट है वो टूट गया। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर कोई भी जा रहा है किसी भी रीजन से। ठीक है, तो नया जो है अग्रीमेंट, नया पार्टनरशिप यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। सो ये पॉइंट किसके अंदर आता है? चैप्टर पूरा का पूरा टाइटल याद रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आता है। ओके, उसकी खास सर्कमस्टांसेस है ये। तो ऐसे केस में फिर उनको अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिटरमाइन करनी पड़ती है। तो ये वैसे तो बहुत सिंपल है अगर तो कोई कंडीशन ना दे रखी हो। कैसे? फॉर एग्जांपल देयर वर 3 पार्टनर्स ए बी सी, उनका रेशो था 3:2:1 और मान के चलो कौन चला गया? सी। तो बस सी का हटा दो तो दोनों की क्या रह जाती है? 3:2। ये तो कब होता है? जब कोई आगे उसने सिचुएशन ही नहीं दी। ठीक है, लेकिन हमारे पास सिचुएशंस बनती हैं। सिचुएशंस वो बोलेगा कि मान के चलो ये जो जाने वाला पार्टनर है, अब वो कहेगा कि मैं तो एक काम करता हूँ अपने शेयर को, जो कि उसका कितना बन गया देखो 1/6। ठीक है, वो कहेगा मैं तो अपने शेयर को इक्वली देकर जाऊंगा। जो 2 बच गए ना पार्टनर, तो उनको कितना देगा वो? इक्वली। ठीक है, तब हमें इस तरीके से इक्वल यहाँ पर करके उसका मल्टीप्लाई, जो कि कितना हो जाएगा 1/12 और 1/12। ठीक है, तो भाई जो ये रिमेनिंग है इनका कितना है? एक तरीके से इनका शेयर जो ओल्ड वन था 3/6 और 2/6, तो उसमें हम ये जो 1/12 है और 1/12 इधर से जो मिला है इनको जाने वाले पार्टनर की साइड से उसको ऐड ऑन कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। हालांकि एलसीएम वगैरह लेके तब ऐड होगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तब जाके फिर इनका न्यू जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आती है। ऐसे ही जरूरी नहीं है इक्वल बोलेगा बच्चों, रेशो में भी बोल सकता है कि मैं तो अपना 3:1 में दे करके जाऊंगा। तो अगेन ये जो उसका पार्ट था 1/6, इसका 3:1 में जब वो दे करके जाने की बात करेगा तो 3/4 और 1/4 बन जाएगा। ठीक है, 3/4 और 1/4 अगेन जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको हम यहाँ पर फिर से उनके ओल्ड शेयर्स में ऐड कर लेंगे और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है हमारे उनका न्यू शेयर हमको निकल जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, नंबर 2 पे निकालना होता है भाई, यहाँ पे वो होती है गेनिंग रेशो। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो तो अब कम बच गए, तो डेफिनेटली जाने की वजह से उनको क्या होगा? बेनिफिट, और उसको हम यहाँ पे गेन बोलते हैं। एंड देन रेशो भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है? गेनिंग रेशो। तो सेकंड पार्ट जो हमारा रहता है कैलकुलेशन करने का इस चैप्टर में, वो रहेगा गेनिंग रेशो का। अगेन अगर तो अभी जो पीछे वाली सर्कमस्टांसेस गई थी, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं, तो जब कोई कंडीशन नहीं होती ना, तो जो न्यू रेशो होगी वही तुम्हारी गेनिंग रेशो होगी, ध्यान रखना। ठीक, और जैसे मैंने कहा था अभी 2 कंडीशंस की बात की थी, एक में वो कह रहा था मैं तो इक्वल देकर जा रहा हूं, तो तुम देखोगे दोनों का गेनिंग शेयर क्या मिलेगा? वहां इक्वली मिलेगा।
क्यों? क्योंकि दोनों को इक्वली मिल रहा है ना जाने वाले की वजह से। ओके, और जब उसने कहा था मैं तो किस रेशो में दे करके जाऊंगा 3:1 में, तो जो ये थे ना रिमेनिंग पार्टनर्स, इनकी गेनिंग रेशो क्या बनेगी? 3:1 ही बनेगी। हालांकि वो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाला था हमने 3:1 का, बट फिर भी तुम देखोगे जैसे हमने अभी किया था फॉर एग्जाम्पल 1/12 और 1/12 जो हम ऐड कर रहे थे उनका गेन, तो इनकी जरा रेशो निकालना इस पार्ट की, तो 1:1 ही तो आ रही है, इक्वली आ रही है। तो वैसे ही उसकी भी आती है जो वो 4:1 या 3:1 में जो दे करके जा रहा था। ओके, और अगर ऐसा कुछ ना समझ में आ रहा हो वहां पर, ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ, तो फॉर्मूला तो है ये हमारे पास। फॉर्मूला तो वैसे भी हमें याद रखना है मेन किसका भी, गेनिंग रेशो का, और वो क्या होता है? यस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखते टाइम, हालांकि मैं न्यू रेशो लिख रही हूँ जस्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो ये हम यूज कर लेंगे एंड इसकी हेल्प से भी स्पेसिफिकली हमें क्या मिल जाएगी? गेनिंग रेशो। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 पॉइंट्स जो कि हमें चाहिए। अब थर्ड पॉइंट पे हमें क्या निकालना होगा वहां पे? थर्ड पॉइंट पे बच्चों हमें फाइंड आउट करना होता है जो एक तरीके से गुडविल है। अब चलते हैं गुडविल पे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करेंगे हम किसकी? गुडविल की। अब क्योंकि ये जो जाने वाला पार्टनर है इसने भी बेचारे ने इक्वल मेहनत कर रखी है गुडविल बनाने में, ठीक है ना, तो ये जब जा रहा है तो ये अपनी गुडविल क्या करेगा? लेके जाएगा कि दे करके जाएगा? सोचो, गुडविल तो बेचारा छोड़ के ही जाएगा, लेकिन उसके रिटर्न में बिकॉज उसने भी एफर्ट्स किए थे, पैसे लेगा ना। किन से लेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, क्योंकि उसके जाने के बाद बेनिफिट तो कौन उठाएंगे उसकी गुडविल का? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स को वो बोलता है कि इसके रिटर्न में मेरे को पैसे दो। ठीक है, अब वो जो पैसे हैं वो किस कॉन्ट्रीब्यूशन में वो उनसे लेगा? वो लेता है उनसे वही अगेन गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो के प्रोपोर्शनेट में। ठीक है भाई, और जो जा रहा है पार्टनर तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटायरिंग पार्टनर बोल रहे हैं अभी यहाँ पे, मान के चलो, है ना। तो उसको गुडविल क्योंकि मिलेगी, दैट्स व्हाई उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और जो ये रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, क्योंकि ये तो दे रहे हैं गुडविल, तो डेफिनेटली उनका कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए ना। रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होने के टाइम पर ये लगा लो तुम कि नॉर्मली तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, बट जब रिड्यूसिंग साइड हो जाएगा तो डेबिट में जाएगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? रिमेनिंग एंट्री की बात है बस मेनली, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे अभी हमारा ए और बी रिमेनिंग वन थे, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? डेबिट। और 2 में कौन? जो पार्टनर जा रहा था, 2 में आ जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन था यहाँ पे रिटायर होने वाला? अभी सी था जैसे कि, तो 2C इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन में हम लिख देंगे कि वो क्या ले रहा है? अपना प्रीमियम फॉर, मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको? गुडविल। गुडविल इज गिवन इनटू गेनिंग रेशो। ठीक है भाई, क्या दी जा रही है हमने उसको? हम क्या दे रहे हैं? गुडविल का अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो गुडविल उसको मिल जाएगी। और गुडविल हम निकालेंगे कैसे? लेकिन पॉइंट अब ये भी तो है, ये तो पता चल गया कि जो इसको मिलेगा, फॉर एग्जांपल जाने वाले की बन रही है 50,000 और गेनिंग रेशो है मान के चलते 4:1, तो ए और बी दोनों उसको 40 और 10 दे देंगे। यहां तक तो हमने अभी पॉइंट देख लिया है, बट द पॉइंट इज ये कैसे पता चलेगा कि उसकी 50 बनती है जो जाने वाला है? ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में वैसे तो खुद ही वो दे के रखेगा जो क्वेश्चन होते हैं हमारे कि भाई टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, और या फिर वो हमें वो ही है कि फाइंड आउट करने को बोलेगा कि एवरेज प्रॉफिट्स वगैरह दे देगा। तो वो 3 मेथड्स जो हमारे गुडविल कैलकुलेशन के होते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो या तो सुपर प्रॉफिट मेथड से या एवरेज प्रॉफिट मेथड से या कैपिटलाइजेशन मेथड लगा के वहां पे प्रॉफिट्स के ऊपर फिर हम अपनी गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। देन वो जो गुडविल आएगी या गिवन होगी, क्लियर, उसमें उसका शेयर निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल पूरी फर्म की गुडविल मान के चलती हूँ यहाँ पर कितनी है? 2 लाख, और मान लेते हैं कि उसका कितना था शेयर? 1/4 फॉर एग्जाम्पल, तब बनी है क्या? उसको मिलने वाली गुडविल 50,000 की। ठीक है भाई, तो ये वाला मेन पॉइंट है। अदरवाइज फिर उसके बाद क्या करनी होती है? ये एडजस्टमेंट, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर मान के चलो भाई हमारा फ्लक्चुएटिंग वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो अगर, तब क्या करेंगे? तब बच्चों यही जर्नल एंट्री में जहां पर हम कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पर ध्यान रखना क्या यूज करते हैं? करंट अकाउंट। ठीक है, तब यही गुडविल हम उसको करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे बस। इसके अलावा अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो जरा,
इसके बाद आता है तुम्हारा जितने भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, अब वो भी उनको मिलेगा। ठीक है, उनमें से उसका शेयर जो था वो भी जाने वाले पार्टनर को देना ही देना है। तो उसकी भी क्या कहते हैं, हम उसको भी बोल देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट, ठीक है, और रिजर्व्स का मतलब किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्व। अब किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्व से मुझे ध्यान आया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व। कौन कौन से? एक होता है जनरल रिजर्व और एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, स्पेसिफिक जो रिजर्व्स होते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा या वर्कमेंट कंपनसेशन फंड रिजर्व हो सकता है। ठीक है भाई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के रिगार्डिंग और वर्कमेंट कंपनसेशन के रिगार्डिंग अपने जो पर्टिकुलर रूल्स होते हैं कि वो किस पर्पस के लिए बनाए गए थे, पहले उनको वहां पर सेट ऑफ कर लेते हैं, मतलब यूटिलाइज कर लेते हैं पैसा। जो फिर कुछ बच रहा होता है उसमें इसका हिस्सा जो बनेगा जाने वाले का वही इसको मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अभी के लिए तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान के चलो कोई जो रिजर्व्स पड़े हैं ना वो यूं के यूं पड़े हैं, देयर इज रिगार्डिंग द प्रोविजंस देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम है ही नहीं अपने पास। तो जो सारा का सारा बचा है वो सारा का सारा इसको मिलना है, बट सारा ना मिलके ओनली इसका शेयर ही मिलेगा। सारा तो तीनों का है ना, सभी पार्टनर्स का है सारा तो रिजर्व। ओके भाई, तो मान के चलते हैं बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकली कि जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है, लेट्स सी 40,000 का, और इसका शेयर अगेन वही वाला उठा लेती हूँ 1/4 है। ठीक, तो 1/4 जनरल रिजर्व में इसका कितना बनेगा, ओनली 10,000 निकाल लिया मैंने। ऐसे ही मान के चल लेते हैं कि अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना पड़ा है, बोलो 80,000 ले लेते हैं, और अगेन इसका 1/4 शेयर मानते हुए इसको कितना मिलना चाहिए, 20,000। ठीक, इस तरीके से हमने निकाल लिया भाई इसका कितना शेयर बन रहा है इन दोनों चीजों में। लेकिन अब इन दोनों को कर लेते हैं चलो टोटल, ये दोनों क्या है, इसको मिलने वाली आइटम्स है। अब जैसे ये मिलने वाली आइटम्स होती है ऐसे ही कुछ इसको पे ऑफ भी करना पड़ता है। वो कौन से होते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर प्रॉफिट की बजाय अगर लॉस होता तो नेगेटिव होता ना। अच्छा, एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे ही अगर वो भी मान के चलो होता हमारे पास यहाँ पर, तो उसमें से भी तो इसका शेयर हम निकालते, मान लेते हैं वो है 60,000। क्या है भाई ये, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, लॉस तो मैं लूंगी नहीं, क्यों नहीं लूंगी बच्चों, क्योंकि प्रॉफिट मान लिया है। अब या तो प्रॉफिट हो गया लॉस होगा, एक ही चीज हो सकती है एक टाइम पर। ओके, बट अगर लॉस आता तो जैसे मैं ये इसका कर रही हूँ ना कैलकुलेशन, वैसे ही बनती वो भी बात, भाई लेस में जाता वो भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है भाई, तो इसका जो है 1/4 हम निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15,000। सिंस ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये होता है मतलब कौन से नेचर का, डेबिट नेचर का। दैट्स वाई इस अमाउंट को यहाँ पर ऐड ना करके इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, लेस। ठीक, तो लेस किया तो अल्टीमेटली जो नेट इफेक्ट बन के आया है, मतलब जो इसको क्रेडिट में जा रहा है टोटल, वो कितना मिल रहा है 15,000। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं। कौन कौन से भाई, या तो आप इसको जो मैंने नेट इफेक्ट निकाला है सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से कर लेते हैं, जो कि वो पूछता भी है डिफरेंट 3 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, या 4 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन डालेगा कि ये आइटम्स गिवन होंगे और बोलेगा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बताओ। ठीक, तो हमने क्या किया, ये ऐसे टोटल निकाला, पता चला कि 50,000 का नेट क्रेडिट आ रहा है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के टाइम पर तुमको निकालनी है अगेन गेनिंग रेशो, जो कि गुडविल के लिए तो निकाल ही बैठे होंगे तुम लोग पहले ही, ठीक है ना क्वेश्चन में। तो वो जो गेनिंग रेशो थी उसके हिसाब से क्या करोगे, वही बात है फिर से जो एंट्री अभी की थी गुडविल की, क्या हो जाएगा भाई, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना बच्चों वो तो होंगे डेबिट, और जो रिटायरिंग पार्टनर्स हैं, एक ही होगा वैसे, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो उसको तो ये मिलेगा 15,000, उसका अमाउंट कितना बन रहा है, क्रेडिट का बन रहा है 15,000। बट ये 15,000 जो ये रिमेनिंग पार्टनर्स थे ए और बी, वो दोनों इसको पे करेंगे, और कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। व्हाई, बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट उसके जाने के बाद। ठीक है, उन्हीं को ही तो मिल रहा है सारा सारा बेनिफिट, तो दैट्स व्हाई वो चीजें इसको जो मिलेंगी वो उनके अकाउंट से डेबिट की जाएंगी, और मिलने वाले को ऑलवेज क्रेडिट ही जाना है। ठीक है ना, तो ये तो कब की बात है, जब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की हम बात कर रहे हैं। अगर ना हो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री तो हम इस चीज को कैसे करते, तो अब देखो जरा, तब हम एक काम करेंगे, तो अब ये जो अलग अलग चीजें थी सबकी सेपरेट सेपरेट एंट्री करनी पड़ेगी। कैसे, तो फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व था हमारे पास, प्रॉफिट था भाई, और ये क्या था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जनरल रिजर्व हमने कितने का लिया था, याद हो किसी को, बोलो
चलो फिर से ले लेते हैं कुछ अमाउंट 20, 10 और ये कुछ भी ले लेती हूँ मान लो इस तरीके से अगेन। तब क्या करते हैं बच्चों, तब पूरे के पूरे जर्नल रिजर्व को हम यहाँ पे करते हैं एंट्री में डेबिट, ठीक है। और तीनों पार्टनर्स को जाएगा A, B, C। वो बात अलग है कि जब हम C का ही जस्ट अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट तो C का ही पार्ट डालेंगे, और अगर तीनों का ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे तो फिर डेफिनेटली तीनों का में चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको यानी कि खत्म कर देना है जर्नल रिजर्व को। तब ऐसे ही प्रॉफिट को खत्म करने के लिए डेबिट में लेकर आएंगे, डेफर्ड रिवेन्यू को खत्म करने के लिए क्रेडिट में ले जाएंगे, लेकिन उस टाइम तीनों पार्टनर्स डेबिट में आ जाएंगे। एंड जो खास बात याद रखनी है वो है तुम्हारी बैलेंस शीट जब न्यू बनाओगे ना, बाद में इसके जाने के बाद जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी, जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की न्यू बैलेंस शीट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसमें ना जब हमने ये वाला ऑप्शन ऑप्ट किया होगा तब तुम इनको वहां नहीं दिखाओगे। किसको भाई? जर्नल रिजर्व को, प्रॉफिट एंड लॉस को, जो बट गए हैं तीनों में, तो वो अगली बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। बट जब हम वाया इसको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे थे ना, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तब यहाँ पे उसको मिल तो गया है और उनसे हमने डेबिट भी करा दिया, लेकिन अगली बार की बैलेंस शीट में इसी जर्नल रिजर्व को, इसी प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा का पूरा दिखाओगे भी। इसको बोला जाता है, एक नाम और देता है, वो तुमसे बोलेगा कि शो द एडजस्टमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट ऑल्टरिंग द फिगर्स, विदाउट ऑल्टरिंग द वैल्यूज, बिना चेंज किए वैल्यूज को तुम लोगों को यूं का यूं उसको बताना है। तो इसका मतलब वो तुमको क्या कह रहा है? बिना चेंज किए का मतलब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। इस तरीके से है यहाँ तक की चीजें क्लियर। तो ये हमारी क्या 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 होगी, 4 आइटम्स होगी जो उसको मिल रही हैं। एक मतलब अभी मिलने वाली तो खैर 2 ही चीजें गई हैं, कौन कौन सी? एक तो गुडविल और एक प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, जबकि आइटम जो हमने मतलब कैलकुलेशन करनी होती है इन दिस चैप्टर वो बनी हमारी 4, नो डाउट, ठीक। इसके अलावा जो और उसको मिलेगा, मिलने वाली बात पे अगर आए तो बच्चों, जो उसका प्रॉफिट का कैपिटल का जो पार्ट होता है, जो उसने लगाई थी कैपिटल, ठीक है, तो उसकी ओपनिंग कैपिटल हो या फिर एडिशनल कैपिटल हो, वो सब उसको मिल जाती है अगर तो हम उसका सेपरेटली अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा और क्या मिलेगा? 6 नंबर पे अगर हम बात करें तो उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, जो पार्टनर जा रहा है बेचारा, अगर वो बीच में गया, डेथ तो क्योंकि स्पेसिफिकली बीच में ही हो सकती है कभी भी, है ना, तब और खास ध्यान रखना। मान लो डेथ जब होगी ना, जिस डेट को होगी उस डेट तक का ही सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको देंगे, ठीक है। यहाँ पर बल्कि एक और पॉइंट आता है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी हम निकाल लेते हैं जब उसकी डेथ होती है, तो वो या तो सेल के बेसिस पे निकाला करते हैं हम लोग, टर्नओवर के बेसिस पे, और या फिर एक तरीके से लास्ट ईयर का जो कुछ एवरेज वगैरह दे रखा होता है उसके भी यहाँ पे निकालते हैं। एंड उस टाइम तक का हम उसको जो प्रॉफिट दे रहे होते हैं ना, बिकॉज वो एक्चुअल रियल वन प्रॉफिट तो होता नहीं है, तो जब हम उसको देंगे तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसको बोला जाता है अभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो पूरे 1 ईयर का नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस पर्टिकुलर तुम देखोगे अगर, तो उसकी ना डेथ वाले टाइम पर ही आता है, ठीक है, क्योंकि डेथ के टाइम पर ही हम सस्पेंस में हैं। जबकि वो जब भी रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन तुम ध्यान रखना, आप जब रिवीजन करोगे पर्टिकुलर देखोगे बुक में, तो 31 मार्च को ही जा रहा होता है, वो बीच में नहीं जाता छोड़ के। मतलब प्लानिंग हो जाती है, जब रिटायरमेंट करनी है तो प्लानिंग से कर लेगा बेचारा, ठीक है, लेकिन डेथ के लिए तो कोई प्लानिंग नहीं कर सकता ना, इसलिए डेथ ही बीच में होती है। तो डेथ के टाइम पर ही हमें डेट्स को खास तौर पे फोकस करना है कि भाई चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं या फिर उसका प्रॉफिट का पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, ये चीजें हो गई। अच्छा, इसके अलावा फिर और जाने वाले से कुछ लेंगे भी तो, और वो क्या है कि अगर उसने ड्राइंग्स कर रखी होगी तो वो उसकी लेस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जो उसका बनता होगा अगर मान के चलो तो वो भी उसका चार्ज करके, फॉर्म चार्ज करती है, तुम लोग फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हो, वर्ड चार्जिंग यूज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, ठीक है, तो वो भी हम उससे ले लेंगे भाई वापस, ओके। इसके अलावा एक और खास पॉइंट आता है और वो है उसका लोन के रिगार्डिंग। अगर उसी पार्टनर ने जो जा रहा है फर्म को लोन दे रखा हो तो बोलो, 2 तरीके से हो सकता है, उसने या तो फर्म को लोन दे रखा है या क्या पता फर्म ने उसको लोन दे रखा हो, 2 तरीके के लोन हो सकते हैं। अब ये ध्यान रख लेना कैसे करोगे, सोचो। जो उसका एग्जीक्यूट होगा उससे, अगर तो उसने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उसको देगी, ठीक है, तो कहाँ जाएगा? अगेन क्रेडिट वाली साइड में, ठीक है। और अगर उसने फर्म को लोन दे रखा होगा तो फिर वो अपना क्या करेगा? इसमें से एडजस्ट कर लेगा ड्राइंग की तरीके से,
एक तरीके से उसने फर्म को लोन दे रखा है ना, तो फर्म ने उसको अब पैसे वापस करने हैं, तो फर्म कहेगी भाई तूने जो लोन दे रखा है मेरे को, उसके पैसे एडजस्ट कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ और बाकी तेरा वापस कर देती हूँ। तो कट करने की जब भी बात आएगी तो ड्रॉइंग्स की तरीके से डेबिट में ही जाएगा। ठीक है, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो ये वाली चीजें हमारी, लोन यहाँ पे डेबिट वाला लिख देती हूँ, जबकि यहाँ पर आ जाता है लोन कौन सा, क्रेडिट वाला, लाइबिलिटी वाला। ठीक है, अगर तो उसने एज ए लाइबिलिटी दे रखा होगा तो बच्चों को यही जाएगा, मिलेगा उसको वापस, और अगर उसने एज एन एसेट दे रखा होगा तो डिडक्ट हो जाता है उसके टोटल लमसम आइटम्स में से जो उसकी निकल कर आएगी। ठीक है, इसके अलावा और किसी को कुछ याद आ रहा है? फिर बाद में तो ये कि जब सब कुछ ये बन के निकलेगा, तो ये सब कुछ जो बन के निकलेगा तो ये सब कुछ हम उसको दे देते हैं। और मैंने देने का तो पहले ही बताया था कि या तो फुल पेमेंट हो जाती है या हाफ पेमेंट हो जाती है, और हाफ पेमेंट का क्या कर देते हैं, लोन वगैरह चलता रहता है। ठीक, अब हाँ, एक खास बात और रह गई, और वो ये कि भाई जब पार्टनर जा रहा है तो बच्चों हमारे पास जो एक तरीके से उसके जाने पर हम ना पूरा सिस्टम जैसे हमने देखा कि एक तरीके से अपना एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व और एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की है ना, तो ठीक वैसे ही हम उसी दिन ये भी देखेंगे हमारी एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। ठीक है, उसके जाने पर, उसके जाते टाइम, तो यानी कि उस दिन हमारी बैलेंस शीट पड़ी होती है, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दिखी हुई होती है हमें, तो एसेट्स और लायबिलिटीज को हम कंपेयर करेंगे मार्केट वैल्यू से। तो देखेंगे कि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या किस में तो इंक्रीज हुआ है और किस में डिक्रीज हुआ है। तो रिगार्डिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स और लायबिलिटीज हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन का मतलब इसको एक तरीके से मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बोला जाता है कई बार, ये भी ध्यान रखना, बट वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। जब भी मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बोलेगा तो इसका मतलब एक बार तो नॉर्मल रीवैल्यूएशन बनाओगे जो चीज डेबिट में आ रही है और एक क्रेडिट में, बट मेमोरेंडम के टाइप पर दूसरा पार्ट एक और बनाना पड़ता है, जो डेबिट वाली थी वो फिर क्रेडिट में आएगी, जो क्रेडिट में थी वो डेबिट में। मींस अगर ऊपर प्रॉफिट आ रहा है तो नीचे लॉस आएगा, और वहीं का वहीं न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। एट दैट मोमेंट ऑल्सो अगेन लाइक एडजस्टिंग एंट्री, जैसे हमने कहा था सिंगल एडजस्टिंग एंट्री की तरीके से हमारी जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाएंगे ना, फुल वैल्यू पे दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट हमने वहीं पर नलीफाई कर दिया है मेमोरेंडम में। और अगर मेमोरेंडम नहीं बनाते, मैक्सिमम तौर पे तो हम लोगों ने विदाउट मेमोरेंडम ही बनाया ना, तो जब हम मेमोरेंडम नहीं बनाते ना, तब हम अपनी बैलेंस शीट में, नई न्यू बैलेंस शीट में जो रिवाइज्ड वैल्यूज होती है एसेट्स और लायबिलिटीज की, उस पर ही दिखाते हैं अगेन। ठीक है, और वो जो उसका नेट इफेक्ट था वो या तो प्रॉफिट बन के निकलेगा या लॉस बन के निकलेगा, और उसमें भी इसको शेयर मिल जाता है, किसको भाई, जाने वाले पार्टनर को। ठीक है, ये एक पॉइंट इसका रह गया था। ओके, तो इस तरीके से चीजें हैं, होपफुली यही है और इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा फिर भी कुछ और रहता है, तो वो तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो नई नई चीजें निकल कर आती है, छोटी बहुत सी चीजें होती हैं जो प्रैक्टिस करने पे पता चलती हैं। वो तुम करो अच्छे से प्रैक्टिस, बीच में से रैंडमली क्वेश्चन लो या सिस्टमैटिकली चलो। ओके, तो ऐसा कर सकते हो तुम लोग कि मान के चलो स्टार्टिंग के क्वेश्चन ना उठा के, जो स्टार्टिंग के इस पार्ट के क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के, इनके कोई 2 या 3 रैंडमली बीच में से करके देखो। फिर जो गेनिंग रेशो है अगेन इसके भी जहां से क्वेश्चन और जहां तक बनते हैं उनमें से कोई रैंडमली 2-3 करके देखो, उसमें तुम्हें खुद टेस्टिंग पता चल जाएगी कि भाई तुम्हें कितना आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहे वो दोनों तीनों तो फिर ज्यादा कर लो, नंबर बढ़ा लो, और अगर तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है, फिर आगे बढ़ लो नेक्स्ट पॉइंट पे। इस तरीके से होती है रिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट पे फिर अपना एडजस्टमेंट में भी सेम वही, ऐसे थोड़ी ना कि तुम पूरे सारे क्वेश्चंस करके देखोगे, और ऐसा भी नहीं करना होता कि ऑरली पढ़ के आ गए। ऑरली से कभी नहीं समझ में आती है चीजें, प्रैक्टिकल पेपर की करनी है प्रैक्टिस अच्छे से। ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको अच्छे से कैसे करते हो। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।